सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पवन सीरीज के यहाँ पर आप देखिए हिंदी विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को। तो आज की इस क्लास में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न है सभी प्रश्नों को आज यहाँ पर हम खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका ये छठा प्रश्न पत्र है आपका हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। वात्सल्य रस किसे कहते हैं? ये ऐसा प्रेम होता है जो माता अपने बच्चे से करती है। इस प्रेम को हम वात्सल्य प्रेम कहते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं। तो इसके सम्राट कौन कहे जाते हैं? तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास या कबीरदास? तो राइट आंसर है सूरदास। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के जब वो बहुत छोटे थे तो उनके बहुत सारे वर्णन किए हैं अपनी रचनाओं में। तो इन्होंने वात्सल्य रस से युक्त ही जो रचनाएं हैं वो लिखी हैं। 2023 के एग्जाम में आप देख सकते हो यहाँ पर सभी प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरा का अर्थ है। आप सोचिए कोई अंधा इंसान है, उसके पास सहारा क्या होता है? उसकी लकड़ी ही होती है ना, या उसका डंडा। तो देखिए अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ क्या होगा? स्वार्थी एकमात्र सहारा, बिना श्रम के फल प्राप्ति या इच्छा पूर्ण करना। राइट आंसर क्या है? एकमात्र सहारा। क्वेश्चन नंबर 3 है। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। उपत्यका, आदित्यका, स्वकीया या ये सभी। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा उपत्यका। क्वेश्चन नंबर 4 है। अभिव्यक्ति के उद्देश्य है भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तपस्वी का तद्भव रूप है। यहाँ पर उद्भव लिखा है, तद्भव रूप है तापसी, तपसी, तपसी या फिर तापासी। राइट आंसर है तपसी। तपसी एक तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप तपस्वी होता है। 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 है। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, यानी कि जिनका रूप परिवर्तित हो चुका है। जैसे आम को आम्र कहते थे हम, लेकिन संस्कृत से हिंदी में आकर के वो आम हो गया। ठीक है। तो बानर को हम बंदर कहने लगे, यानी कि बानर शुद्ध शब्द है, तत्सम शब्द है वानर, और उसको हम बंदर कहने लगे। तो ये बिगड़ा हुआ या विकृत रूप हो गया। तो ऐसे शब्द जो विकृत हो गए हैं संस्कृत से हिंदी में आकर के, वे कहलाते हैं तद्भव शब्द। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और तत्सम शब्द ज्यों का त्यों संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठलुआ क्लब, निहार, नीरजा या गिल्लू? तो राइट आंसर है ठलुआ क्लब। ठलुआ क्लब महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा है। अंधे की लकड़ी, अक्ल का दुश्मन होना, अंगूठा दिखाना या अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो पूरी तरह से मना कर देना का अर्थ होगा अंगूठा दिखाना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मधुशाला के रचयिता हैं। तो मधुशाला, मधुकलश, इन सब के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं ये। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग होता है। मूल्यांकन, मापन, छात्र या शिक्षक? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्र, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी प्रक्रिया में कौन है? सबसे पहले यहाँ पर छात्र ही आता है। शिक्षक छात्र को पढ़ाने के लिए आता है, मापन और मूल्यांकन छात्र के बाद ही आता है। तो सबसे पहले आप बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। देखिए सब के सब एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं। सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? ठीक है।
प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा? राइट आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन था। क्वेश्चन नंबर 14 है चित्रक का तद्भव रूप है चीता, चित्त, चित्त या फिर चेतक? तो राइट आंसर हो जाएगा चीता। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, निर्धन, अकिंचन, असमर्थ या अक्षम? राइट आंसर है अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 16 है कबीरदास हिंदी भक्ति काव्यधारा के कवि थे, ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और वह दोनों या इनमें से कोई नहीं? अभी आपने देखा है कि जो कबीरदास थे वो ज्ञानाश्रयी शाखा के थे। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका। सूरदास की कृतियां हैं सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली, तो ये सभी सूरदास की ही कृतियां हैं। सूर शब्द दोनों में आया ही है, साहित्य लहरी भी इन्हीं की रचना है, तो ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी, काशी में, अयोध्या में, प्रयाग में या इनमें से कोई नहीं? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अयोध्या में उन्होंने की थी, इसके अलावा बनारस में भी की थी और चित्रकूट में भी की थी। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से चूंकि यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन हमें लगाना है तो हम अयोध्या में ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अयोध्या से ही पूरे के पूरे रामचरितमानस का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 19 है तुलसीदास जी के काव्य भेद है, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, गीत काव्य या फिर उपरोक्त तीनों? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गीत काव्य। ऑप्शन नंबर 7 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बिहारी जी का जन्म कब हुआ? ऑप्शन है 1601 में, 1602 में, 1603 में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा 1603 में। आपकी सीरीज में भी 1603 दिया है, कहीं कहीं आप अगर सर्च करोगे तो आपको अलग भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस के कहीं कहीं आपको दोस्तों 1613 ईस्वी भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है हमें उसी में से लगाना है। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहारी के काव्य का प्रमुख रस है, हास्य रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस या इनमें से कोई नहीं? तो बिहारी जी श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक कौन सी थी, झंकार, पंचवटी, भारत भारती या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत भारती। क्वेश्चन नंबर 23 है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ था, वैदेही वनवास, पच प्रसून, प्रिय प्रवास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा प्रिय प्रवास। दोस्तों जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, ये इनका हरिऔध उपनाम है, इनको मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछता है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी को कौन सा उपनाम दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल्य धरोहर माना था, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन है, कामायनी, जिसे हम महाकाव्य कहते हैं। बहुत ही अच्छी चीजें इसमें लिखी हुई है, बहुत ही अच्छी कृति है इनकी। कामायनी के बारे में आप YouTube पर भी सर्च करके देख सकते हैं, इस कहानी को, इस पूरे महाकाव्य को आप सुन सकते हैं, बहुत अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 25 है शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों जो शब्द हैं अगर हम उत्पत्ति के आधार पर माने तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, और इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ब को हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं गाय किस प्रकार का शब्द है, सार्थक शब्द है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है या इनमें से कोई नहीं? तो ये एकार्थी शब्द होगा क्योंकि ये एक ही अर्थ दे रहा है, गाय को हम गाय ही कहेंगे, बैल नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है दिए गए विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द की पहचान कीजिए, लोहा, कलम, हंस या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए लोहा को हम लोहा ही कहते हैं, कलम को हम कलम ही कहते हैं। बहुत हो गया तो इंग्लिश में हमने पेन बोल दिया, पेन का मतलब भी कलम हुआ। लोहा को हम आयरन बोल देंगे और तो कुछ इसको बोलेंगे नहीं। लेकिन जो हंस शब्द है इसका अर्थ प्राण भी होता है, सूर्य भी होता है, आत्मा भी होता है, एक पक्षी भी होता है हंस। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके कई सारे अर्थ हैं, तो ये अनेकार्थी शब्द हो गया हंस। क्वेश्चन नंबर 28 है साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष किसने बताया? साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष, दोस्तों साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा? बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या फिर प्रेमचंद? दोस्तों इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसको कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए।
ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोष। क्वेश्चन नंबर 29 है भाषाई कौशल नहीं है गद्य, पठन, वाचन या लेखन। इसमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा गद्य। बाकी आप सभी को पता है पढ़ना, शुभोपली, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये सभी भाषाई कौशल है, लेकिन गद्य यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 है गद्य का क्या अर्थ है? बोलना, कहना, वाक्य बनाना या स्पष्ट करना। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा? गद्य का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जो मनुष्य बोलता है या कहता है वही होता है गद्य का अर्थ, क्योंकि जो आम बोलचाल की भाषा हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिस भाषा में हम बात कर रहे हैं, इसका अर्थ यही होगा कि हम आपस में बोल रहे हैं या कह रहे हैं, तो यहाँ पर कहना हम लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को होना चाहिए शुद्ध, पठनीय, तार्किक या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की दृष्टि से जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका शुद्ध होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है गद्य का प्रयोग किया जाता है वैदिक व्यवहार में, बोलचाल में, परस्पर विचार विमर्श में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा बोलचाल में, यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है रचना का अर्थ है सजाना, बनाना, क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा क्रमबद्ध करके प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 34 है भाषा के प्रमुख तत्व हैं संकेत, ध्वनि चिन्ह या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं भाषा का ज्ञान है अर्जित संपत्ति, पैतृक संपत्ति, वास्तविक संपत्ति क्या आदर्श संपत्ति। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे वो 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का होता है, धीरे धीरे वो माता पिता या अन्य शब्दों को बोलना शुरू करता है, फिर वाक्यों को बोलना शुरू करता है, भाषा को सीखना शुरू करता है, तो वो अर्जित करता है भाषा को। भाषा एक अर्जित संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 36 है भाषा का मुख्य तत्व है भाव एवं विचार, अभिव्यक्ति, आ और बा दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, आ और बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 37 है मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति होती है संकेतों द्वारा, वाणी द्वारा, भाव भंगिमाओं द्वारा या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है रचना का अर्थ है निर्माण, सजाना, नव सृष्टि या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप में प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन किसका है? यानी कि मानव अपने भावों को क्या करता है? ध्वनि के रूप में ही तो प्रकट करता है। हम आप एक दूसरे से बोल करके तो कनेक्ट हो रहे हैं। तो रमन बिहारी लाल, हरदेव बाहरी, राय बर्ण या उपरोक्त सभी। तो ये कथन है रमन बिहारी लाल का। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति में नहीं आता वार्तालाप, भाषण, पत्र लेखन, कविता लेखन। तो पत्र लेखन भी नहीं आता, कविता लेखन भी नहीं आता। इसमें आप लिखने का काम कर रहे हो, बोलने का काम नहीं कर रहे हो। मौखिक मतलब मुख से आप कब बोल रहे हो? जब आप बात कर रहे हो, जब आप भाषण दे रहे हो। तो ऑप्शन सा और ऑप्शन दा दोनों सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 41 है अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आपको पता है कि जो अभिव्यक्ति होती है वो 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। तो मौखिक में यहाँ पर देखिए वार्तालाप, भाषण ये सब आ जाएगा, और पत्र लेखन, कविता लेखन ये सब लिखित में आ जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन द यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं हैं शुद्ध उच्चारण, शुद्ध भाषा की अभिव्यक्ति, सशक्त भाषा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतः लेखन में रुचि, श्रुति लेखन, शब्दकोश में वृद्धि या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। 2016 में पूछे हुए सारे प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 44 है कबीर के सूफी गुरु थे शेख तकी, अब्दुल समद, मोहम्मद गौस या रहमान। राइट आंसर है शेख तकी। क्वेश्चन नंबर 45 क्या भूलूं क्या याद करूं की विधा है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये एक आत्मकथा है, और उसको लिखा किसने है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो ये एक आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 46 है मुंशी प्रेमचंद की वह रचना जो अधूरी रह गई थी, करबला, रंगभूमि, कर्मभूमि या मंगलसूत्र। तो राइट आंसर है मंगलसूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 47 है, घड़ी साज शब्द है, देशज, संकर शब्द, विकारी शब्द या रूढ़ शब्द। तो दोस्तों घड़ी जो है ये हिंदी भाषा का शब्द है और साज जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, तो ये एक संकर शब्द हुआ, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, रसाल पर्यायवाची शब्द है, कोयल का, पान का, आम का या सगे भाई का, तो ये आम का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किया जाना चाहिए, वर्णमाला के द्वारा, लेखन के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या सुलेख के द्वारा। दोस्तों आपकी सीरीज में वर्णमाला के द्वारा दिया हुआ है, तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक में वर्णमाला तो बच्चों को हम पढ़ाते ही हैं, साथ ही शब्दों का भी ज्ञान कराते हैं और शब्दों के ज्ञान से धीरे धीरे वाक्य बच्चे बनाते हैं और भाषा भी उनको आ जाती है। इसके अलावा हम बातचीत करके भी बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन वर्णमाला सिखाने से ही हम भाषा को लिखना सिखा पाएंगे। बोलना तो हम वार्तालाप के माध्यम से भी सिखा लेंगे, लेकिन बच्चों को भाषा यानी कि भाषा सीखने का मतलब है किसी भी भाषा को आप बोल भी लो और लिख भी लो। तो पहले स्कूल में हम वर्णमाला का ही ज्ञान कराते हैं बातचीत के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 50 है, रात्रि का पर्याय नहीं है, यामिनी, विभावरी, रैन या सौदामिनी, तो सौदामिनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विमुख का विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो विमुख का होता है उन्मुख, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। विमुख मतलब दूरी बनाना, उन्मुख मतलब नजदीक आना। क्वेश्चन नंबर 52 है, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है, होश में आना, आंखें खुलना मतलब होश में आना। क्वेश्चन नंबर 53 है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है या उपयुक्त हुआ है, अत्यधिक शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अति उपसर्ग, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से सही शब्द समूह बादल के पर्यायवाची शब्द हैं, जलज, नीरज, अंबुज, जलद, नीरज अंबुद या जलधि, नीरधि, जलज या मेघ, घन, वारिद। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मेघ, घन और वारिद, ये बादल के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कबीरदास जी किस काव्य धारा के कवि हैं, तो अभी आपने देखा है इसी क्लास में कि जो कबीरदास जी हैं ये ज्ञानाश्रयी शाखा यानी कि ज्ञान मार्गी कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, गोदान के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद, गोदान, गबन ये सब इन्होंने ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, प्रेम वाटिका, दोहावली या झरना, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है, ब्रज भाषा, उर्दू, खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, तो राइट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। 2017 में 18 में आप देखिए ये सब प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, दिए गए विकल्प में कौन सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, भारती, बीड़ापाणी, शारदा या भार्गवी, तो भार्गवी नहीं है। 2018 में पूछे हुए प्रश्न आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 60 है, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है, उक, इक, अक या उत, तो उक प्रत्यय, उक, भिक्षुक, उक। क्वेश्चन नंबर 61 है, लघु शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा, तो लघु का क्या होगा, दीर्घ होगा, ऑप्शन नंबर सा जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहलाती है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो ईशान कहलाती है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद या महादेवी वर्मा, राइट आंसर है रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है परशुराम की प्रतीक्षा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति उपसर्ग है, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 65 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, तो यहाँ पर ज्येष्ठ पूछा है, ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं वे क्या कहे जाते हैं, तो वे कहलाते हैं तत्सम शब्द, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो छ, त्र, ज्ञ ये तीनों ही संयुक्त व्यंजन है लेकिन री नहीं है। तो इस तरीके से सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होते हैं आपके पवन सीरीज के। तो अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस अगर आपको चाहिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों की सीरीज, राजन सीरीज, पवन सीरीज, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको हम देते हैं, तो अलग से आपको बाजार से भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये सब हम आपको देते हैं हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप में। ऐप के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, कैसे डाउनलोड करना या
लिंक तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। कोई भी प्रॉब्लम है तो कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर है 7705954550। इस पर कॉल करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं दोस्तों। अगर क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल से बने रहिए, सारे क्वेश्चंस को देखते रहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे आधे लघु उत्तरीय प्रश्न मिल जाएंगे, तो आप देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद।